Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 16 January, so let's get started. First of all, there is a good news for everyone across the world that finally a ceasefire agreement has been reached between US and Hamas. ओके ऑब्वियसली क्योंकि मेडिटेशन जो हो रहा था वो कतर में बैठ के हो रहा था. ओके, यूएस पूरी तरीके से कोशिश कर रहा था यहाँ पर कि हमास को किसी भी तरीके से कन्विंस किया जाए टू शेड द वायलेंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हॉस्टेजेस को रिलीज़ किया जाए. ओके, तो इवन यू कैन सी हियर कि इसराइल के लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं बिकॉज स्टिल देयर आर मैनी हॉस्टेजेस जो हमास के पास हैं. Israel and Hamas they agreed to cease fire deal to pause the devastating war in Gaza Strip. But सच्चाई ये है कि almost more than 90% of the population of Gaza has been displaced. Alright, and many died in fact. After the painstaking negotiations in the Qatar capital, क्योंकि तालिबान हो या हमास हो ऐसे कई रेबल ग्रुप्स इन लोगों ने अपना जो पॉलिटिकल लिंक बनाया है वो कतर में ही होता है सब कुछ. ओके, तो यूएस ने भी उस टाइम जब तालिबान के साथ नेगोशिएशन किया था तो कतर के थ्रू ही किया था. कतर ही एक मीडिएटर रहता है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के बीच. UN and International Relief Organization estimate that some 90% of Gaza 2.3 million people have already been displaced. ओके, तो अब इनकी क्या एग्जैक्टली डील्स हुई है बट ये सब अभी नहीं इमिडिएटली नहीं रिलीज़ किया गया है. बट यस, इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड दैट एक पीस डील साइन की जाएगी दोनों के बीच. बट द फाइनल डिटेल्स ऑफ द डील आर स्टिल बीइंग आयरन आउट. ओके, सो अभी इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमारे पास उसकी डिटेल्स आई भी नहीं है अभी. सेकेंड, मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो रेकमेंड किया था गवर्नमेंट को कि कुछ रूल्स में चेंज किया जाए और फिर गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई भी किया. उसी के रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया है टू द गवर्नमेंट. ओके, क्या चेंजेस किए गए वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ. बिकॉज ये ठीक नहीं है कि आप इलेक्शन रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप पब्लिक नहीं कर रहे हैं. आप कह रहे हैं कि हम सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करेंगे जो स्पेसिफिकली मेंशन किए जाएंगे. आप इमेजिन कीजिए कि अगर चंडीगढ़ में जो वहाँ मेयर के इलेक्शन में जो धांधली हुई थी अगर उसका सीसीटीवी सामने नहीं आता तो क्या अनिल मसाई कैच होता? राइट, वो तो बीजेपी का फिर जो काउंसलर था वो मेयर बन जाता. राइट, बट अब आपने क्या किया है कि हम इस तरह की कोई भी डिटेल्स तब तक नहीं देंगे जब तक कि स्पेसिफिकली मेंशन ना किया जाए कि ये देना है. ओके, तो ये जो चेंजेस किए गए हैं इससे ट्रांसपेरेंसी और कम होगी, अकाउंटेबिलिटी और कम होगी पोलिंग ऑफिसर्स की. इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया एंड करना भी चाहिए था और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है नोटिस. सो लेट्स सी इसमें से क्या निकल के आता है. एंड अगेन ये किया है कांग्रेस के लीडर जयराम रमेश हैं. कांग्रेस में एक या दो ही ठीक ठाक लीडर बचे हैं जो कुछ काम कर रहे हैं, अदरवाइज बाकी सब भगवान भरोसे बैठे हैं कि जब देश परेशान हो जाएगा मोदी सरकार से तब हम अपने आप जी जाएंगे. तो अपने आप कुछ नहीं होता देश में. कांग्रेस मेहनत करना तो छोड़ भूल चुकी है, दैट श्योर. एनीवे, ट्रेड डेफिसिट इन दिसंबर एट 3 month लो. तो ऐसा नहीं है कि ये ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है तो हमें खुश होना चाहिए. ये कम हुआ है लेकिन साथ साथ हमारे एक्सपोर्ट्स भी कम हुए हैं. ओके, खुशी की बात जब होती है जब डेफिसिट कम होने की वजह हो कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और इम्पोर्ट्स डिक्लाइन हो रहे हैं. लेकिन द वन अनदर पॉइंट इज़ कि हमेशा इंपोर्ट डिक्लाइन होना भी कोई अच्छी न्यूज़ नहीं होती है कि देखिए अब हमारे इंपोर्ट्स कम हो गए. क्योंकि इंपोर्ट अपने आप में बुरा नहीं है. अगर हम लोग कैपिटल मशीनरीज इंपोर्ट कर रहे हैं दैट इज़ गुड क्योंकि ये कैपिटल मशीनरीज मास गुड्स को प्रोड्यूस करने में यूज़ की जाती है. सो अल्टीमेटली प्रोडक्शन बढ़ता ही है. ओके, उसी तरीके से कई बार हम लोग रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स इंपोर्ट कर रहे होते हैं और फिर हम लोग उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं अपने यहाँ पर. ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं. तो इवन ऐसा भी नहीं है कि इंपोर्ट कम होना भी कोई अच्छी बात है. इंपोर्ट बस इतनी सा है कि अगर इंपोर्ट बढ़ रहा है तो फिर हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ना चाहिए. ये कैपिटल मशीनरीज और ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन करें और फिर उन गुड्स को हम और ज़्यादा एक्सपोर्ट करें. राइट, सो आवर ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी कि हम इंपोर्ट कम कर लें और एक्सपोर्ट बढ़ाते जाएं ताकि हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो जाए. नो, ट्रेड डेफिसिट एक लिमिट तक ठीक है, डिपेंडेंट प्रोवाइडेड कि हम लोग इंपोर्ट किन चीज़ों का कर रहे हैं. अगर हम फिनिश प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं दैट इज़ बैड थिंग. लेकिन अगर हम लोग टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग कैपिटल मशीनरीज गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं जो अल्टीमेटली दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होगी दैन इट इज़ गुड थिंग. ओके, तब इंपोर्ट में इतना बड़ा इशू नहीं होता है. लेकिन अगर हम लोग वो प्रोडक्शन कर भी रहे हैं उसके बाद उसकी क्वालिटी ऐसी है कि एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, बाहर कोई खरीद नहीं रहा है हमारा बना हुआ प्रोडक्ट, तब प्रॉब्लम होती है. सो इम्पोर्ट इन इट सेल्फ इज़ नॉट अ बैड थिंग. द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ कि हम लोग इम्पोर्ट किस क्वालिटी का कर रहे हैं, हम लोग किन चीज़ों का इम्पोर्ट कर रहे हैं. राइट, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
अप्रैल 24 से लेके दिसंबर 24 तक यहाँ पे हमारे यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ग्रोथ हुई है जस्ट 35 से 38, बट एट द सेम टाइम इंपोर्ट हैज़ बिन ग्रोथ फ्रॉम 54 टू 59, ठीक है। तो दोनों में ही हमें थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली है। आगे चलते हैं। यहाँ पर बांग्लादेश एंड इंडिया दोनों की बॉर्डर पे थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो उसके लिए जो ऑफिशियल्स हैं वो लोग आपस में कुछ मीटिंग करेंगे टू स्ट्रेंथन दी टाइज। तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग एक बार जान लेते हैं आखिर क्या इश्यूज चल रहे हैं। मोस्टली इनको प्रॉब्लम है कि आप फेंसिंग क्यों कर रहे हो। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेंसिंग अपने आप में प्रॉब्लम, नो, उनका प्रॉब्लम है कि फेंसिंग बहुत ही प्रॉक्सिमिटी में हो रही है बॉर्डर की। जनरली ऐसा होता है कि अगर ये बॉर्डर लाइन है तो फेंसिंग थोड़ा सा कुछ ओपन एरिया छोड़ के फिर की जाती है। जैसे आप इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे देखेंगे, बीच में एक बफर जोन सॉर्ट ऑफ चीज़ें रखी जाती हैं, ठीक है, जिसमें दोनों ही नहीं जाते हैं। नाउ हियर बांग्लादेश अपोज इंडियाज बॉर्डर फेंसिंग विद इन 150 यार्ड्स ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्री। उनकी प्रॉब्लम ये है, विद इन 150 यार्ड्स ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री, साइटिंग दैट 1975 जॉइंट इंडिया बांग्लादेश गाइडलाइंस फॉर बॉर्डर अथॉरिटीज़। जबकि इंडिया का आर्ग्यूमेंट ये है कि दी फेंसिंग आर नॉट डिफेंस स्ट्रक्चर्स बट मेजर टू कंट्रोल इलीगल एक्टिविटीज़ एंड मैनेज बॉर्डर सिक्योरिटी। बिकॉज अगर ऐसा होता है कि हम अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर के पास, ओके, हम बिल्कुल एकदम इंटरनेशनल बॉर्डर पर ही ऐसे स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दें कि यहाँ पे हमारे ऑफिसर्स तैनात रहेंगे बंदूक लेके, वो गलत होता है। लेकिन अगर हमारे कैंप्स तो यहाँ लगे, ठीक है, हमारे ऑफिसर्स की जो पोस्ट है वो काफ़ी पीछे है, लेकिन हम लोग यहाँ पे फेंसिंग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना हो पाए, कोई कैटल स्मगलिंग ना हो पाए, कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना हो पाए और ना ही इलीगली कोई एंटर कर पाए। तो यहाँ पे इंडिया का आर्ग्यूमेंट ज़्यादा वैलिड है। इनका आर्ग्यूमेंट है कि आप बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर पर ही कर रहे हो, जस्ट 150 यार्ड, जबकि इंडिया का कहना है कि देखिए हम यहाँ पर कोई मिलिट्री स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, दीज आर नॉट डिफेंस स्ट्रक्चर्स बट मेजर्स टू कंट्रोल द इलीगल एक्टिविटीज़ एंड मैनेज द बॉर्डर सिक्योरिटी। ओके, तो आई होप कि आपको एक सिंपली ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि ऑब्जेक्शन, मेन ऑब्जेक्शन क्या है बांग्लादेश का, राइट। सेकेंड इज बांग्लादेश ऑल्सो अपोज द स्मार्ट फेंसिंग विद सर्विलेंस सिस्टम, क्योंकि उसको ये लगता है कि यहाँ पर जो स्मार्ट फेंसिंग की जा रही है, यानी टेक्नोलॉजी की मदद से जो सर्विलेंस सिस्टम सेटअप किया जा रहा है, इसके थ्रू हम बांग्लादेश की टेरिटरी को मॉनिटर कर लेंगे। ओके, दूसरा कंसर्न इनका ये है। बट स्मार्ट फेंसिंग का ज़माना है, आपने इजराइल बॉर्डर पे अगर देखा होगा तो वहाँ पर तो इनफैक्ट ऑटोमेटिक गन्स भी लगाई हैं उन्होंने, कि अगर कोई वायर के थ्रू क्रॉस करने की कोशिश करता है तो गन्स ऑटोमेटिक फायर कर लेती हैं। सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं। लेकिन वही स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम जब हम लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, तो बांग्लादेश उसको ऑब्जेक्ट कर रहा है कि इसे आप एक सर्विलेंस की तरह यूज़ करेंगे हमारी टेरिटरी पर। नेक्स्ट इज लोकल डिस्प्यूट इन मालदा वेस्ट बंगाल। द बांग्लादेश गार्ड ट्राई टू स्टॉप फेंसिंग नियर कालियाचक नंबर 3 ब्लॉक वाइल इन कूच बेहर्स मेकलीगंज दे ऑब्जेक्टेड टू फेंसिंग अराउंड दहाग्राम अंगारपोटा एनक्लेव। ओके, तो सिर्फ इतना नहीं है कि ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, बट एक्चुअली दे आर स्टॉपिंग द इंडियंस फ्रॉम पुटिंग अप द फेंसेज। इंडिया का आर्ग्यूमेंट क्या है? इंडिया सेज द फेंसिंग इज वाइटल टू प्रिवेंट ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स एज 60% अकर इन अनफेंस्ड एरियाज एंड डिनाइज दैट सिंगल रो फेंसिंग हैज़ डिफेंस पोटेंशियल। ओके, सिर्फ हम लोगों ने एक वायर टाइप की फेंसिंग लगा दी तो क्या इससे कोई डिफेंस पोटेंशियल बन गया क्या? ना हमने चेक पोस्ट लगाई, ना हमने मशीन गन्स इंस्टॉल किए, राइट, हमने कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया। हमने सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए अपना एक स्मार्ट सिस्टम बनाया ताकि हम देख सकें कि कौन कब किस टाइम पर क्या पैटर्न है इन लोगों का इलीगल स्मगलिंग का, राइट। इंडिया हैज़ फेंस्ड अराउंड 76% ऑफ इट्स बॉर्डर। बॉर्डर कितनी है हमारी? 4096 किलोमीटर, जिसका हमने अभी तक सिर्फ 76% फेंसिंग कंप्लीट किया है। इन वेस्ट बंगाल 81.5% of this much border between Bangladesh and West Bengal it is fenced। तो इवन वेस्ट बंगाल में ये जो ऑलमोस्ट 18% बॉर्डर अनफेंस रह गई है, यहीं से सबसे ज़्यादा एंट्री होती है वेस्ट बंगाल में। देखिए, एक टाइम था जब वेस्ट बंगाल की जो आज चीफ मिनिस्टर हैं, जब ये सेंट्रल में मिनिस्टर थी, तब ये रोती थी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम। शी लिटरली क्राइड इन पार्लियामेंट कि ये बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल में एंड इससे डेमोग्राफी चेंज होगा। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, ना वाजपेयी सरकार ने ना मनमोहन सरकार ने। उसके बाद ममता बनर्जी को रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं इन्हीं को वोट बैंक बना लूँ अपना, तो मैं चीफ मिनिस्टर बन सकती हूँ वहाँ की। और यही किया उन्होंने बाद में कि जिस चीज़ को वो अपोज करती आई हैं लगातार, उसी को बाद में उन्होंने अपना वोट बैंक बना लिया एंड फिर
वो पावर में बैठ गई। ओके, और काफ़ी सारे बांग्लादेशी इलीगली जो आए थे उन्हें प्रॉपर वोटिंग कार्ड्स प्रोवाइड कर दिए गए, राशन कार्ड्स प्रोवाइड कर दिए गए, और आज वो अच्छा खासा वोट बैंक है वहाँ पर। इसके अलावा रिवराइन बॉर्डर्स कवरिंग 900 किलोमीटर आर गार्डेड बाय बीएसएफ वाटर विंग। नो, दो चीज़ें फेंस करना सबसे मुश्किल होता है। एक होता है रिवर्स, क्योंकि हम दोनों देशों के बीच में से रिवर्स पास होती हैं। इन रिवर के बीच फेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है, वो अंडरग्राउंड स्विमिंग करके भी जिनको इलीगली आना है वो आ जाते हैं। और दूसरा होता है जहाँ पे बहुत घने जंगल होते हैं, राइट, द फॉरेस्ट एरियाज, जो कि बहुत मुश्किल होता है इस टेरेन को कवर करना। तो यहाँ से एंट्री होती है इलीगल माइग्रेंट्स की, स्मगलर्स की, द रिवर्स एंड द फॉरेस्ट। सो इस अनफेंस्ड एरिया में सबसे बड़ा इशू यही रहा है, एक तो डिफ़िकल्ट टेरेन जहाँ पर है वहाँ पर फेंसिंग करना मुश्किल हो जाता है, दूसरा रिवराइन बॉर्डर्स पे फेंसिंग करना मुश्किल हो जाता है, और थर्ड कई बार लोकल अपोजिशन, जैसा कि अब बांग्लादेश की साइड से हो रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ बॉर्डर फेंसिंग फॉर इंडिया, फर्स्ट इज कि ट्रांस बॉर्डर क्राइम रोकने में मदद मिलेगी। 60% ऑफ द क्राइम अकर्ड इन अनफेंस्ड एरिया। फेंसिंग हेल्प रिड्यूस स्मगलिंग एंड इलीगल क्रॉसिंग। कंट्रोल एनिमल मूवमेंट, तो यहाँ पर कैटल की स्मगलिंग सबसे ज़्यादा होती है, इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। एंड सिक्योर द सेंसिटिव एरियाज, क्योंकि यहाँ पे ये जो दहाग्राम अंगारपोटा द बांग्लादेशी एनक्लेव इन इंडिया, दिस फेसेस सिक्योरिटी चैलेंजेस। अब ये एनक्लेव्स क्या हैं, इसके लिए आपको जाना होगा जो हमने लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया था बांग्लादेश के साथ, उसमें ओके कुछ एनक्लेव्स हमने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए थे। ओके, तो ये ओवरऑल थोड़ा सा इशू है जिसमें बार बार ये न्यूज़ में रहता है, तो हमने इसकी बात कर ली है। विसल ब्लोअर की बात करें अगर, तो विसल ब्लोअर आपको पता है क्या होता है कि किसी भी जो अंदर उसी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है, वो अगर विसल ब्लो करता है या वो रेस करता है कि मेरे डिपार्टमेंट में करप्शन हो रहा है। ओके, सपोज कि किसी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स परचेज किए जा रहे हैं तो उसकी ओवर बिलिंग की जा रही है, राइट, कि आपने ख़रीदा तो है 5 लाख का लेकिन आपने बिल में चढ़ा दिया है 8 लाख का, राइट, ओवर बिलिंग। या फिर अंडर रिपोर्टिंग की जा रही है कि आपने खरीदे तो सिर्फ 6 वेंटिलेटर्स है, पर आपने आपने दिखा दिए हैं कि हमने 10 खरीद लिए हैं, राइट। तो इस तरह का जो अंदर के ही लोग करप्शन को एक्सपोज करते हैं, जैसे एक नाम था सत्यप्रकाश दुबे का, उन्होंने एनएचआई में करप्शन एक्सपोज किया था अटल जी के टाइम, हालांकि मारे गए बाद में वो। फिर विसल ब्लोअर बिल को लेकर भी आंदोलन हुआ था, जब अन्ना आंदोलन हुआ था तब ये भी पास हुआ था, लेकिन इसमें भी मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट करके इसको ऑलमोस्ट ज़ीरो पे ला दिया वापस। उनका ये कहना था कि कोई भी विसल ब्लोअर अगर कंप्लेंट फाइल करता है, ठीक है, वो एविडेंसेस भी देता है कि इस डिपार्टमेंट में ये करप्शन है, ये रहे पूरे डॉक्यूमेंट्स, हम इन एविडेंस को और इस कंप्लेन को तब तक कंसिडर नहीं करेंगे जब तक कि कंप्लेन करने वाला इंसान अपना नाम ना लिखे इसमें। अब एक बात बताओ, अगर मुझे अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी होगी ऐसे सेंसिटिव मैटर पे कंप्लेन करने के लिए, तो मरना है क्या किसी को, राइट। तो मोदी सरकार जो कहती है कि हमने तो करप्शन को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे, इनफैक्ट उन्होंने ये एक अच्छा इनिशिएटिव था, ये एक अच्छा एक्ट बना था कि विसल ब्लोअर बिल इम्पैक्टफुल हो सकता है। हर डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे ईमानदार लोग होते हैं जो शिद्दत से काम कर रहे हैं करप्शन को रोकने के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि मोदी सरकार जो क्लेम करती है हम एंटी करप्शन के लोग हैं, हम बिल्कुल करप्शन नहीं करेंगे, उसने करप्शन को और बढ़ावा दिया है इस तरह की हरकतें करके। कौन नेम डिस्क्लोज करेगा यार अपना? आपको तो एविडेंस से मतलब होना चाहिए ना, कि एविडेंस दीजिए हमें कि यहाँ पे कुछ करप्शन हुआ है। आप एविडेंस पे वर्क करने की बजाय आप कह रहे हैं आप अपना नाम बताइए पहले, तो कोई कंप्लेन नहीं करेगा फिर। इसलिए पिछले कुछ सालों में करप्शन बढ़ा है, हर डिपार्टमेंट में बढ़ा है। पॉक्सो केस अगेंस्ट एक्स सीएम ऑफ कर्नाटका कांट बी कैश। अब ऐसे चीफ मिनिस्टर हम लोग चुनेंगे जो पॉक्सो जैसे केस में अंदर जिनके अगेंस्ट एलिगेशंस हैं, तो फिर क्या ही होगा। एनीवे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पॉक्सो और इसके प्रोविजंस, जो कि मैं आपके साथ कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, बाकी मैं टाइम टू टाइम दोबारा भी आपके साथ ये करता रहता हूँ, क्योंकि 4-5 महीने में ऑब्वियसली कुछ नए बच्चे जुड़ते हैं तो उनके लिए ज़रूरी होता है। पॉक्सो के प्रोविजन ज़रूरी है, और स्पेशली इसमें जो अमेंडमेंट किए गए इन 2021। ओके, अगर पुराना वीडियो नहीं देख सकते तो एटलीस्ट गो एंड चेक दी पीडीएफ फाइल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। पॉक्सो के एक्ट के प्रोविजंस पढ़ लेना, काम आएंगे एग्जाम में। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का भी वही कहना है कि इजी एक्सेस टू क्लीन टॉयलेट्स इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन डिग्निटी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह ही बनाए गए हैं उनको कई बार इस तरीके से बनाया जाता है कि ना तो वो ट्रांसजेंडर के यूज़ करने के लिए होते हैं और ना ही वो डिसेबल्ड लोगों के यूज़ करने लायक रह जाते हैं, राइट। सो द थिंग इज़ कि हमें ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल और फीमेल की बात है, ये ह्यूमन डिग्निटी की बात है। एवरी पर्सन, बी इट मैन, वेमेन, पर्सन विद डिसेबिलिटी और ट्रांसजेंडर पर्सन, इट इज़ नॉट जस्ट ए मैटर ऑफ कन्वीनियंस बट ए बेसिक राइट एंड एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। बट सच्चाई ये है कि हमारे जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं वो इतने गंदे हालात में रहते हैं कि उनको
डिसेबल्ड पर्सन तो छोड़िए, मैन विमेन यूज़ कर ले वही बड़ी बात है। लद्दाख एंड सेंटर। अब लद्दाख के इशू पर मैंने आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस किया था, 6th शेड्यूल, बिकॉज लद्दाख डिमांड कर रहा था कि हमें 6th शेड्यूल में जगह चाहिए, ठीक है। तो सेंटर का काफ़ी एडमेंट स्टैंड था कि हम ये तो नहीं दे सकते, लेकिन आपकी जो भी डिमांड्स हैं हम उनको एड्रेस कर सकते हैं, आप अपने कंसर्न बताइए, हम उन पे बात कर सकते हैं कि क्या क्या चाहिए आपको। ओके, तो 6th शेड्यूल की डिमांड तो यहाँ पे आउटराइटली रिजेक्ट कर दी गई है। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ा कंसर्न दो था। एक तो कि इनकी जो ज़मीन है, इनका जो लैंड है, वो बाहर के लोग आके परचेज करेंगे और डेमोग्राफिक चेंज होगा। दिस वॉज द फर्स्ट कंसर्न। सेकंड कंसर्न वॉज विद रिस्पेक्ट टू जॉब्स, कि हमारे यहाँ के लोग उतने हाई लेवल का एजुकेशन नहीं ले रहे हैं जैसा कि दूसरे स्टेट्स के ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब्स होंगी उसमें बाहर वालों को अलाउ ना किया जाए, बल्कि सिर्फ हमारे ही लोगों को पूरा रिजर्वेशन दिया जाए, 100% जॉब्स। ओके, तो यहाँ पे एक प्रपोजल तैयार किया गया। फर्स्ट इज़ कि रेगुलराइज किया जाएगा यहाँ पे वास्ट एरिया ऑफ गवर्नमेंट लैंड, क्योंकि जो गवर्नमेंट के अंडर में है वो लैंड बैरन पड़ा रहता है, एंड जो यहाँ की पब्लिक है वो उसको यूज़ करती है फॉर देयर पैस्चर सॉर्ट ऑफ थिंग। तो यहाँ पे सारे गवर्नमेंट लैंड को रेगुलराइज किया जाएगा, जितना भी लद्दाख में आता है, इन दी नेम्स ऑफ दी रेसिडेंट्स। ओके, तो जितने भी बैरन एकर्स ऑफ लैंड पड़े हुए हैं वो वहीं के लोगों को एलोकेट किए जाएंगे, ताकि बाहर वाला कोई आके या गवर्नमेंट कल को किसी प्राइवेट कंपनी को या बाहर के लोगों को सेल ना कर सके। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ वेस्ट लैंड, जो किसी को बिलोंग नहीं करता, इस वेस्ट लैंड को ये लोग लोकल में कहते हैं नाउटोर। ठीक है, नॉटोर, ये ओरिजिन हुआ था जब राजा हरि सिंह ने इसके लेकर नॉर्म्स बनाए थे इन 1932। हिमाचल में भी इसी तरह के लैंड होते हैं, नॉटोर लैंड पॉलिसी सिंस 1968। हालांकि इसको हॉल्ट कर दिया अभी गवर्नर ने, क्योंकि हिमाचल में भी आप जाके आउटसाइडर लोग लैंड परचेज नहीं कर सकते। ओके, और जो गवर्नमेंट लैंड होता है वो गवर्नमेंट भी बाहर वालों को नहीं बेच सकती। Okay. Now, there was a fear of outsider taking over the resources in the fragile region is among their biggest concern. तो कम से कम ये एक कंसर्न तो गवर्नमेंट ने एड्रेस कर दिया। गवर्नमेंट के पास है ऑलमोस्ट 14,400 एकर्स ऑफ नॉटोर लैंड, ओके, जो बैरन पड़ा रहता है, पैस्चर के लिए ये लोग यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा कंसेंसस हैज़ बिन रीच्ड ऑन दी डोमिसाइल पॉलिसी, और ये प्रॉमिस किया जाएगा सेंटर की तरफ से कि 95% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स वुड बी रिजर्व फॉर द परमानेंट रेसिडेंट्स और नेटिव्स ऑफ लद्दाख। लेकिन अभी तक इसमें ये डिसाइड नहीं हुआ है कि डेफिनेशन क्या होगी, हु विल बी कॉल्ड एज परमानेंट रेसिडेंट्स और नेटिव्स ऑफ लद्दाख। ओके, द डेफिनेशन ऑफ डोमिसाइल नीडेड सम क्लैरिटी। इसके अलावा दो डिमांड और है। एक है लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंडर में लाना है, तो वो डिमांड अभी तक डिस्कस नहीं की गई है। सेकंड इज़ कि लद्दाख को स्टेटहुड दीजिए विद इट्स ओन लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे दिल्ली के पास है, पुडुचेरी के पास है, जम्मू कश्मीर के पास है। तो ये जो डिमांड है थर्ड एंड द फोर्थ वन, इस पर अभी तक कोई कंसेंसस नहीं बना है। इसके अलावा एक और डिसीजन लिया गया है कि उर्दू और भोती, इसके अलावा पुर्गी को भी लैंग्वेज माना जाएगा लद्दाख की। ओके, सो दिस हैज़ ऑल्सो बीन एक्सेप्टेड, राइट। सो हैव अ वेरी क्रिस्टल क्लियर पिक्चर ऑफ एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन, कि क्या डिमांड्स हैं, क्या एड्रेस की गई है और क्या एड्रेस होना बाकी है। फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी में गेट अटोनमी। अब यहाँ पे नागालैंड ऑलरेडी जो कि बहुत छोटा एरिया है, लेकिन उसमें भी जो ईस्टर्न एरिया है जिसमें 6-7 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, उनका डिमांड ये है कि हमें एक अटोनमी दी जाए विद इन नागालैंड इटसेल्फ। ओके, तो सेंटर इस पर एग्री कर चुका है। सेंटर हैज़ एग्रीड इन प्रिंसिपल टू एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल अटोनमी फॉर द फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी। अब प्रॉब्लम ये है कि आप एग्जीक्यूटिव अटोनमी दे लो, आप लेजिस्लेटिव दे दो, लेकिन फाइनेंशियल अटोनमी दे भी दोगे तो क्या करेंगे? पूरा का पूरा नागालैंड अपने आप को फाइनेंशियली खुद से सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि रेवेन्यू के उतने रिसोर्सेज नहीं है वहाँ। तो फिर उसमें से भी आपने एक फ्रंटियर टेरिटरी बना दी, तो वो फाइनेंशियली कैसे सस्टेन कर लेगी खुद को? क्योंकि डिमांड करते टाइम ये ऑर्गेनाइजेशंस ये तो नहीं सोचते हैं कि फाइनेंशियली वायबल है ही नहीं आपका एरिया। ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग 7 नागा ट्राइब्स have been spearheading the demand for creation of frontier Nagaland territory. ओके, तो ये अप्रूव कर लिया गया है। ये इतना अच्छा, इतना कोई ज़्यादा काम का नहीं है, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ से एक पॉइंट उठा लीजिएगा। US एंड जापान मून लैंडर्स लॉन्च ऑन सिंगल रॉकेट। ठीक है, ये पहली बार है कि दो अलग अलग कंट्रीज़ के लैंडर्स, ठीक है, जो मून पे लैंड करेंगे, ये लॉन्च किए गए, वो भी सिंगल रॉकेट पे। क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं कि स्पेस क्या है, वो एक कॉमन एंडेवर है, मून क्या है, वो एक कॉमन एंडेवर है हमारी पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। तो वे सभी एजेंसीज अलग अलग अपने अपने लेवल पर क्यों रिसोर्स वेस्ट कर रही हैं कि सब लोग सेपरेटली कर रहे हैं? अगर करना है तो फिर एक कंबाइंड मिशन किया जा सकता है, जैसे आर्टेमिस अकॉर्ड तैयार किया जा रहा है।
एंड बेस्ट थिंग वॉज कि ये एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी ने करके दिखाया है. वन रॉकेट टू मिशन. Lunar landers built by US and Japanese companies launched their ride share to the moon, showcasing the private sector growing role in space exploration. और ये किसने किया है? As expected, SpaceX Falcon 9 रॉकेट. ओके, तो ये आप एक एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट कि प्राइवेट सेक्टर का रोल किस तरीके से बढ़ रहा है, और हमने भी अपने रिफॉर्म्स किए काफ़ी सारे स्पेस पॉलिसी में. और दूसरा कि आप कोलैबोरेट कर सकते हो इस तरह के हाईटेक मिशंस पर रादर दैन गोइंग सोलो. यहाँ पर बात की गई है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की. एटॉमिक पार्टिकल्स आप जानते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में देर आर मैनी कैटेगरीज. ओके, उसी में से दो इंपॉर्टेंट वन होती हैं, फर्मियॉन्स एंड बोसॉन्स. अब इसके बारे में बस दो दो पॉइंट याद रखिए. अगर प्रीलिम्स में आया तो ठीक, नहीं आया तो और कहीं नहीं आएगा इसके अलावा. ओके, फर्मियॉन्स. फर्मियॉन्स मेकअप द मैटर. जितना भी मैटर है हमारे स्पेस में वो सब बना होता है इन फर्मियॉन से, और इनके बीच में जो फोर्स होगी, ठीक है, वो कहलाती है बोसॉन. बोसॉन्स मीडिएट द फोर्सेज बिटवीन द मैटर. ओके, दिस इज वन थिंग यू शुड रिमेंबर. सेकेंड इज कि ये जो फर्मियॉन्स हैं इन्हें हम फर्दर क्लासीफाइड कर सकते हैं बिटवीन डिरैक एंड मेजोराना. डिरैक क्या होते हैं? दे मे और मे नॉट हैव मास बट आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम देयर एंटी पार्टिकल्स. यू नो पार्टिकल्स हैं एक, और एक एंटी पार्टिकल्स उनके जस्ट ऑपोजिट. तो यहाँ पे जो डिरैक हैं, दे मे हैव और मे नॉट हैव द मास बट दे विल ऑलवेज बी डिफरेंट फ्रॉम देयर एंटी पार्टिकल्स. और जो मेजोराना हैं, दे आर द फर्मियॉन्स दैट आर ऑल्सो देयर एंटी पार्टिकल. इनके पास अपना खुद का एंटी पार्टिकल भी होता है. ओके, तो सिर्फ ये दो पॉइंट हैं जो अगर आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में कभी तो पूछे जाएंगे, अदरवाइज नो वन इज गोइंग टू आस्क यू ऑल दिस. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट. माइनर्स. ठीक है, अभी रैट होल वाला मैंने आपको नोट दे दिया था. इस पर रैट होल माइनिंग आज तक चली जा रही है, जबकि 2014 में एनजीटी ने इसको बैन कर दिया था. इसके बाद भी ये चल रही है. अब ये जो रैट होल माइनिंग्स होती हैं, ये होती क्या है एग्जैक्टली? ये माइंस होती क्या हैं? ठीक है, ये माइंस वही होती हैं जो मोस्टली जो स्टेट एजेंसीज होती हैं जिन्होंने कभी वहाँ से कोल वगैरह निकाला होगा, बाद में ये इनको लगता है कि अब इसको अबैंडन कर देते हैं, इसमें से कोल हम निकाल चुके हैं. लेकिन ऑब्वियस ही बात है, पूरा कोल तो नहीं निकाला होगा, लेकिन जो बड़ी बड़ी मशीनरीज लगाई जाती हैं माइनिंग के लिए, वो फिर वायबल नहीं रह जाती. उनको लगता है कि अब इतना खर्चा इनको ऑपरेट करने में यहाँ पे करके कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अब कोल बहुत कम बचा है. लेकिन जब इन्होंने अबैंडन कर दिया, तब यहाँ के जो लोकल माफियाज हैं वो लोग इसको टेक ओवर कर लेते हैं, और वो यहाँ पर ये जो लोकल लोग हैं, मजदूर, यहाँ तक कि बच्चे भी, उनको बिना सेफ्टी, बिना किसी प्रिकॉशन के लिए के इसको इलीगली ऑपरेट करते रहते हैं. ओके, अपने रेवेन्यू के लिए. बट इसमें एक और चीज़ है कि जो स्टेट की ऑफिसर्स हैं, इन ऑफिसर्स का भी कोलिशन रहता है इसमें. ओके, सब मिल बांट के चलता है, लेकिन इसमें होता नुकसान किसका होता है? इन मज़दूरों का, जो बिना सेफ्टी के वहाँ पे वर्क कर रहे हैं. नो डाउट कि एक मज़दूर जो प्लांटेशन में काम कर रहा होगा उसको कहा जाएगा आपको 2 से 3 गुना ज़्यादा पैसे मिलेंगे पर डे अगर आप इसमें काम करने आते हो. ठीक है, तो वो आ तो जाते हैं, बट कोई सेफ्टी नहीं है यहाँ पर, कोई रेगुलेशन नहीं है, सब कुछ इलीगली ऑपरेट कर रहा है, एंड बार बार रिपीटेटिव इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं. तो यहाँ पे सबसे बड़ा फेलियर किसका है? फेलियर्स है इन ऑफिसर्स का, जिनका काम था कि इन अबैंडन माइंस को बंद किया जाए. उन्होंने उनको रन करने दिया बाय लोकल माफियाज. लोकल माइनिंग, जिसमें 4 लोगों की डेथ हुई है इन असम्स दीमा हसाओ. ओके, वी नो दी हजार्डस नेचर ऑफ रेड होल कोल माइनिंग. इस पे हम लोग ऑलरेडी नोट देख चुके हैं. बैन कर दिया गया था बाय एनजीटी इन 2014. अब अगर यहाँ पे प्रॉपर जियोलॉजिकल सर्वे किया जाए या अप्रोप्रिएट मशीनरीज यूज़ की जाए तो वो उतनी इकोनॉमिकली वाइबल है नहीं यहाँ पर. ओके, दीज इलीगल माइंस आर मोस्टली द वन अबैंडन्ड बाय स्टेट माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट. So this reflect poorly on the state administration that such mines can be exploited by the unscrupulous elements. The demand for coal to power cement manufacturing, जो वहाँ पे आसपास चलती हैं सीमेंट्स वगैरह, and thermal power plants in the northeast has sustained and supported the rat hole coal mining. The state authorities have sought out or even facilitated the rat hole mining. These are the main culprits, the state authorities. Until decisive action to puncture the economies of the rat hole mining is taken, India will only borrowing the way to another tragedy. Okay. सेफ्टी एंड पिटी. तो ये जो तिरुमला टेम्पल में जो इंसिडेंट हुआ स्टैम्पेड का, तो स्टैम्पेड में मैं ऑलरेडी आपको नोट दे चुका हूँ. हमारे पास इतना कंटेंट है, इनफैक्ट मोर देन इनफ है कि हम लोग एक आंसर बना सकते हैं उसमें, अगर स्टैम्पेड पे क्वेश्चन आता है कल को.
ये मनमोहन सिंह पे लिखा गया है, बट इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है जो आपको एग्जाम में यूज़ करना हो, लेकिन ये आर्टिकल अच्छा है, द रेड फ्लैग एज चाइनाज एक्सपेंशनिस्ट स्ट्रेटजी रोल्स ऑन। यूपीएससी में कहाँ कहाँ रेलेवेंस है इसका, ये आप सेल्फ रीड कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको हाईलाइटेड पीडीएफ शेयर कर दी जाती है। रिसेंट डेवलपमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो रहा है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम ऑन यारलुंग ज़ैंगबो रिवर, दैट इज ब्रह्मपुत्रा रिवर। ओके, सेकेंड इज क्रिएशन ऑफ 2 न्यू काउंटीज इन द नॉर्थ ईस्टर्न लद्दाख बाय चाइना, दिस रेजेज सॉवरेनिटी कंसर्न फॉर इंडिया। क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि कोई चाइना ने कोई टेरिटरी नहीं ली है हमसे, चाइना ने कुछ नहीं किया है, तो फिर जो 2 न्यू काउंटीज चाइना ने क्रिएट की है वो कहाँ से आई उसके पास, राइट? कोई तो टेरिटरी और एक्स्ट्रा एरिया उसने एक्वायर किया ना इंडिया से, तभी तो 2 न्यू काउंटीज़ का क्रिएशन हुआ। ये क्वेश्चन पीएम मोदी पे रेस किए गए। ओके, सो ये 2 रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं जो अभी लेटेस्ट हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ओके, इंडिया एंड चाइना पे हम लोग मेंस 450 प्लस में ऑलरेडी टॉपिक कर चुके हैं, सो आई एम नॉट टेकिंग दी होल रिलेशन बिटवीन 2 कंट्रीज, बट जो भी डेवलपमेंट्स होती है कीप ऑन एडिंग दीज इन योर हैंडमेड नोट्स, अगर आपने बनाए तो। वाटर डिस्प्यूट की बात करें तो दी प्रपोज डैम कैन रिड्यूस वाटर फ्लो टू डाउन स्ट्रीम कंट्रीज लाइक इंडिया बांग्लादेश, अफेक्टिंग देयर एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड बायोडाइवर्सिटी। सेकेंड इज रिस्क ऑफ डिवास्टेटिंग फ्लड्स ड्यूरिंग मानसून और जियोपॉलिटिकल टेंशंस ड्यू टू अनकंट्रोल्ड वाटर रिलीज। अब ऐसा होता है कई बार पे, आपने पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के टाइम देखा होगा, बाहुबली 2 मूवी में भी आपने देखा था कि जब अटैक हुआ है किसी का तो क्या करते हैं, वो जो बांध वगैरह बनाए जाते हैं, डैम, उनको खोल देते हैं ताकि आर्मीज आगे ना बढ़ सकें, राइट? या और आज के टाइम में वही चीज़ें की जाती है कि अगर किसी कंट्री को नुकसान पहुंचाना है इकोनॉमिकली, तो जो अपने डैम्स हैं उनको ओपन कर दो, नीचे के एरियाज में जाके उनके देश में फ्लड आएगा, पूरे असम में अगर फ्लड आएगा तो इंडिया क्या होगा, वो ऑक्यूपाई हो जाएगा उन चीज़ों के साथ रादर देन फोकसिंग ऑन इट्स बॉर्डर। और ये फ्लड आने से ये होता है कि आपके जो भी लॉजिस्टिक्स वगैरह मूव करने हैं आपको बॉर्डर की तरफ अपनी फोर्सेस की मदद के लिए, आप वो भी नहीं कर पाते हो। तो ये अगर कल को जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है इंडिया चाइना के बीच, तो ये अनकंट्रोल्ड वाटर रिलीज जो डैम में स्टोर किया जा रहा है, ठीक है, ये कल को एज अ वेपन भी यूज़ किया जा सकता है, राइट? और कई बार अगर आपको सिर्फ इकोनॉमिकली किसी को परेशान करना हो तो आप गेट खोल दीजिए उनको बिना बताए, और पूरा का पूरा असम में फ्लड्स आ जाएंगे, ताकि इंडिया का पूरा जो रिसोर्सेस है वो उस तरफ डाइवर्ट हो जाए, राइट? और अगर आप वाटर ज़्यादा होल्ड कर रहे हो, वाटर फ्लो ही रिड्यूस कर दिया, तो वहाँ की पूरी इकॉनमी पे असर पड़ता है, एग्रीकल्चर, फिशरीज, बायोडाइवर्सिटी। बट उसके बाद ही मैंने आपको बताया कि जो यूएन कन्वेंशन है फॉर ट्रांस बाउंड्री रिवर्स, वो ना इंडिया ने साइन किया है, ना सॉरी, ना इंडिया, ना चाइना, ना बांग्लादेश, किसने नहीं किया है। तो हम लोग ये कर भी नहीं सकते कि हमारे पास फर्स्ट राइट है यूज़ करने का। ओके, सो वाटर डिस्प्यूट में ये वो थ्रेट्स हैं जो इस डैम की वजह से आ सकते हैं इंडिया पर। क्लियर? बॉर्डर डिस्प्यूट, तो चाइना's renaming of locations, establishment of settlements in disputed areas and cartographic aggression। अब चाइना के साथ ये प्रॉब्लम है, क्या करता है, अरुणाचल के 6-7 जगह के नाम हमेशा चेंज करके अपने मैप में इंक्लूड कर लेता है, दैट इज़ वन थिंग। सेकंड, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेटलमेंट्स इन डिस्प्यूटेड एरिया। अब चाइना ने एलएसी के अक्रॉस 2 विलेजेस बना डाले पूरे के पूरे, ठीक है, जो एक बफर जोन हुआ करता था। The ongoing dispute in Ladakh, Arunachal, Nepal and even Bhutan, and China uses territorial claims to gain strategic leverage। अब territorial claims, अब इसके रिस्पेक्ट में मैंने आपको एक बार बताया था पुश एंड शोव पॉलिसी, राइट? चाइना क्या करता है, पहले जो बैरन लैंड पड़े होते हैं उनमें अपने जो हर्डर्स होते हैं, हर्डर्स को आगे बढ़ाता है, जाओ ग्रेजिंग करते रहो, ग्रेजिंग करते रहो। अब होगा क्या कि सामने इंडिया या नेपाल या भूटान की आर्मी है, तो वो इग्नोर करती है कि चलो हर्डर्स हैं, अपने बुल्स, गाय भैंस वगैरह चराने आए, तो हम लोग ध्यान नहीं देते इतना। अब उसके बाद क्या होता है कि ये क्लेम करने लगते हैं ओवर द ईयर्स कि देखिए ये तो हमारे यहाँ के लोकल लोगों के इनहेरिटेड राइट्स हैं, राइट? हमेशा से करते आए ये लोग, ये क्लेम करने लगते हैं। अब उसके बाद क्या होगा कि फिर दोनों आर्मीज के बीच में डिस्प्यूट शुरू होते हैं कि नहीं नहीं, ये तो बैरन एरिया था, ये तो आपके लोग आने लगे थे, हमने इग्नोर किया उस टाइम, अब आप क्लेम कर रहे हैं कि आपके हर्डर्स के ये ट्रेडिशनल राइट्स हैं, तो दिस इज नॉट द वे। फिर चाइना क्या करेगा, चाइना भी अपनी आर्मी आगे ले आएगा, फिर यहाँ से दूसरे भी आगे ले आएंगे। अब चाइना क्या करता है कि फिर नेगोशिएशन जैसी चीज़ें करता है, और वो 2 स्टेप आगे आता है, फिर नेगोशिएशन करके 1 स्टेप पीछे चला जाता है, राइट? दिस इज कॉल्ड एज पुश एंड शो पॉलिसी, राइट? South Asian challenge, dispute persists between China and other South Asian nations like Nepal, Bhutan, India, Bangladesh and Pakistan, and lack of collective response to China's expansionist policies among South Asian nations। ये सबसे बड़ा इशू रहा है कि अब चाहे म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो,
ठीक है, या नेपाल भूटान, हम लोगों ने कभी भी कलेक्टिव रिस्पॉन्स देने की कोशिश नहीं की चाइना के अगेंस्ट, और वो होने भी नहीं देता है। ये चाइना का हमेशा रहा है कि आपको मेरे साथ अगर कोई डिस्प्यूट है तो यू हैव टू डील विथ मी 1-to-1। ओके, आसियान कंट्रीज़ के साथ भी उसने यही किया। ठीक है, आसियान ऐसे ब्लॉक नेगोशिएट करता था कि आप पैसिफिक ओशन में, साउथ चाइना सी में दादागिरी दिखा रहे हो, तो वो उनसे भी यही कहता है, नो फिलीपींस आपको प्रॉब्लम है, कम एंड डील विथ मी 1-to-1। फिर वो उसको भर भर के पैसे दे देता है। ठीक है, सिमिलरली वियतनाम, आपको प्रॉब्लम है, आ जाओ हमारे यहाँ, हम फंडिंग भी देंगे आपको, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, आपके यहाँ फैक्ट्रीज भी लगाएंगे, आपके यहाँ बुलेट ट्रेन भी चलाएंगे। इंडोनेशिया, यू वांट, टेक दिस। तो चाइना का हमेशा सबसे बड़ा एडवांटेज यही रहा है, चाहे वो उधर आसियान कंट्रीज़ के साथ डिस्प्यूट हो या इधर साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ। नेपाल के साथ डिस्प्यूट है, भूटान के साथ डिस्प्यूट है, और हमारे साथ भी है, बांग्लादेश के साथ भी हो रहा है, ये ब्रह्मपुत्रा पे जो डैम बन रहा है उस वजह से। लेकिन फिर भी ये चारों कंट्रीज़ कभी मिल के कलेक्टिव रिस्पॉन्स नहीं दे पाती हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट वीकनेस ऑफ दीज कंट्रीज़। इंडिया से रिस्पॉन्स, इंडिया ने भी इन्वेस्ट किए $1 बिलियन तक इन 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश टू काउंटर चाइनाज प्लान, कि ठीक है आप वहाँ पे अगर डैम बना रहे हो तो हम अपनी इधर ही बना लेंगे ताकि हम भी पानी स्टोर कर सकें फॉर द टाइम्स ऑफ नीड। ओके, बट थिंग इज़ कि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो हमारे यहाँ अरुणाचल में लोगों से ही प्रोटेस्ट वगैरह आने लगते हैं कि आप यहाँ मत बनाइए, इकोलॉजी बहुत फ्रेजाइल है। सेकेंड इज नीड फॉर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट एंड कलेक्टिव रीजनल एक्शन इन साउथ। जब तक हम कलेक्टिव रीजनल एक्शन नहीं लेंगे ना चाइना के अगेंस्ट, चाइना हमेशा सबको एक्सप्लॉइट करेगा। ठीक है, अगर इंडिया अकेला डील नहीं कर पा रहा है उसके साथ, तो नेपाल भूटान तो क्या ही कर पाएंगे। वी नीड दिस कलेक्टिव रीजनल एक्शन। ओके, सो टेक दिस पॉइंट। इंटरनेशनल लॉ, चाइनाज टेरिटोरियल क्लेम्स ऑफन लैक द लीगल वैलिडिटी अंडर इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, पूरे साउथ चाइना सी में वो यही करता है। एंड फिजिकल प्रेजेंस इन डिस्प्यूटेड टेरिटरीज कॉम्प्लिकेट दी सॉवरेनिटी इशू। जैसे जापान के साथ क्या हुआ सेनकाकू आइलैंड्स पे, ठीक है, वहाँ भी सॉवरेनिटी का इशू है। ताइवान के साथ भी सॉवरेनिटी का इशू है, इंडिया के साथ भी उसका सॉवरेनिटी का इशू है, और वियतनाम के साथ भी, उसके सबके साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट हैं। राइट, तो इससे क्या होता है कि ये इशू को, चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट कर देता है चाइना के साथ। सो व्हाट शुड बी द रिकमेंडेशन? सबसे इंपॉर्टेंट, वी नीड ए कलेक्टिव साउथ एशियन रिस्पॉन्स। दिस इज द फर्स्ट। ओके, अब तक 3 बार रिपीट कर चुका हूँ, अब तक ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि चाइना के एग्रेसिव एक्शंस को आप कलेक्टिव रिस्पॉन्स से ही टैकल कर सकते हो। Second is strengthening the regional unity through multilateral organizations like Mekong River Commission and ASEAN। तो आसियान को तो वो वही करता है कि आप 1-to-1 बात कीजिए मुझसे, ऐसा ग्रुप बात मत कीजिए। राइट, सो ये दोनों रिकमेंडेशन बहुत ज़रूरी है चाइना को टैकल करने के लिए। ओयो अपनी एक न्यू पॉलिसी लेके आया है, तो उस पर क्वेश्चन उठ रहा है क्या ये राइट्स का वायलेशन नहीं है लोगों के। ओयो ने क्या किया है, इसने कहा है कि अब से मेरे यहाँ पर, अभी सभी जगह पर नहीं, इसने अभी सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में ट्राई कर रहा है। ये कह रहा है कि हमारे जो थर्ड पार्टनर्स हैं, ठीक, लाइक ये जो होटल्स होते हैं, ये कोई ओयो के होटल्स नहीं है। ठीक है, ये होटल्स दूसरे ही होते हैं, वो लोग से अपने आप को ओयो पे एनरोल कर लेते हैं ताकि उनकी रीच बढ़ जाए। अब ये यहाँ पे लेके आया है कि हम सिर्फ मैरिड कपल्स को ही अलाउ करेंगे, एंड बोथ पीपल हैव टू शो द आइडेंटिटी ऑफ देयर रिलेशनशिप। ठीक है, अगर आप मैरिड हो तो ही आपको अलाउ किया जाएगा। तो क्या ये उनकी राइट्स को वायलेट करता है? क्या ये उनकी प्राइवेसी को वायलेट करता है? ओयो अनाउंस द अनमैरिड कपल्स वुड बी डिसअलाउड फ्रॉम एक्सेसिंग इट्स पार्टनर होटल्स। लेकिन फिर भी ये डिस्क्रिप्शन पे रहेगा इन होटल वालों के। अगर होटल वाला देना चाहे अनमैरिड कपल्स को तो वो दे सकता है, ठीक है, बट ओयो फिर उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। गोइंग फॉरवर्ड ऑल कपल्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट वैलिड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप वाइल चेकिंग इन। इनिशियली पॉलिसी विल अप्लाई ओनली टू होटल्स इन मैरिड, बट बाद में शायद इसको एक्सटेंड कर सकता है दूसरी सिटीज़ में भी। अब यहाँ पे आपको जो याद रखना है वो सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिकग्नाइज द इंडिविजुअल राइट टू एंटर प्री मैरिटल रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप सिर्फ मैरिज के बाद ही हो सकती है, वो पहले भी हो सकती है, एंड इंडिविजुअल हैज़ दिस राइट, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद रिकग्नाइज किया है। अब 2 केस याद रखिए, शफीन जहां वर्सेस अशोकन केएम। यहाँ पे कोर्ट ने कहा था आर्टिकल 21 इंक्लूड्स द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू चूज देयर पार्टनर्स वेदर विद इन और आउटसाइड मैरिज। दिस इज द फर्स्ट यू शुड रिमेंबर। सेकेंड एंड द मोर इंपॉर्टेंट वन इज नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 केस, where court recognize the right of all individuals to physical, इमोशनल, मेंटल एंड सेक्सुअल कंपेनियनशिप। ठीक है, तो अगर इस तरह की पॉलिसी लेके आती है ये, तो ये वायलेशन तो होगा। अब ये सोचिए कि फंडामेंटल राइट्स क्या सिर्फ स्टेट ही वायलेट कर सकता है या प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी आपको प्रोटेक्शन देते हैं?
देखिए देते तो हैं कुछ फंडामेंटल राइट्स प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी आपको प्रोटेक्शन देते हैं. फंडामेंटल राइट्स दे आर ऑर्डिनरीली एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंटैलिटीज एंड नॉट अगेंस्ट द नॉन स्टेट एक्टर्स. ठीक है. हाउएवर इन कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2023 सुप्रीम कोर्ट ट्रैवल्ड बियॉन्ड द स्कीम ऑफ हॉरिजॉन्टल राइट्स यानी कि सिटीजन्स वर्सेस सिटीजन्स by holding that right under article 21, that is right to life, could be enforced even against private parties. ओके. तो ओयो या होटल वाला ये नहीं कह सकता कि मैं कोई गवर्नमेंट थोड़ी हूँ, मैं तो प्राइवेट पार्टी हूँ, मुझे नहीं देना अनमैरिड कपल्स को. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि नहीं, आर्टिकल 21 आप पर भी अप्लाई होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज ब्लड मनी. ब्लड मनी क्या है? अब ब्लड मनी एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया. ठीक है. अब जिसका मर्डर हुआ है उसकी फैमिली है ऑलरेडी. ओके. तो अब आप ये बताइए कि आप पनिशमेंट फेस करेंगे कानून के द्वारा या इस फैमिली को कंपेंसेशन दे देंगे कि ठीक है आप ये ले लीजिए एंड मुझे माफ़ कीजिए. ओके. तो इस चीज़ को शारिया में अलाउ किया जाता है एंड इसी को कहा जाता है ब्लड मनी. तो क्या ये लीगली स्टैंड करता है? क्या इंडिया में इसको लेकर कोई प्रोविज़न है? एग्जैक्टली तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसा इंडिया में भी है जहाँ पर हम जिसे हम लोग कहते हैं प्लीडिंग गिल्टी. सी ब्लड मनी या इसको दिया भी कहते हैं, ये इस्लामिक शारिया लॉ का पार्ट है जहाँ पर ए सेलेक्ट क्वांटिटी ऑफ वैल्यूएबल एसेट प्राइमरीली मनी हैज़ टू बी पेड बाय द परपिचुएटर ऑफ द क्राइम टू द विक्टिम और द विक्टिम्स फैमिली इफ़ द लेटर हैज़ डाइड. ओके. बट ये मोस्टली प्रैक्टिस किया जाता है अनइंटेंशनल मर्डर के केस में या कल्पेबल होमिसाइड, जहाँ पे कहते हैं ना कि सपोज किसी ने वाइफ को या किसी फैमिली ने बहू को बहुत ज़्यादा उकसाया एंड शी कमिटेड सुसाइड, तो वो कल्पेबल होमिसाइड का एग्जांपल है. राइट. तो ऐसा अगर कुछ होता है तो आप फिर लड़की की फैमिली को कंपनसेशन दे सकते हैं. ओके. उन्हें कंपनसेट कर सकते हैं और खुद इस चीज़ से बरी हो सकते हैं. Okay, it is also invoked in murder cases wherein the victim's kin chooses not to retaliate through qisas. अगर फैमिली ही चूज़ करे कि ठीक है आपने मेरे किसी अपने का मर्डर भी कर दिया लेकिन मैं नहीं चाहता आपके अगेंस्ट कोई एक्शन, ठीक है आप कंपनसेट कर दीजिए मुझे, तो वहाँ पर भी ये अलाउ है. ओके. हाँ, इसका एंड गोल है इज़ नॉट टू पुट ए प्राइस टैग ऑन ह्यूमन लाइफ. अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को मार दो और पैसे दे देना. तो मतलब आपने तो अपने सपोज कोई अमीर आदमी अपने शौक पे, जैसे अभी एक आईपीएस ऑफिसर ने एक लड़के के सिर पे बॉटल मार दी थी शराब की. एंड क्यों? जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू एन्जॉय. क्योंकि ये रियल केस है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. 2 हफ्ते पहले की बात है. एक न्यूली रिक्रूट आईपीएस ऑफिसर ने बस मज़े मज़े में ही किसी के सिर पे मार दिया अपने एन्जॉयमेंट के लिए. ठीक है. तो ऐसा नहीं कोई प्राइस टैग हो जाती है इससे ह्यूमन लाइफ पे, बट टू एलिविएट द प्लाइट एंड सफरिंग ऑफ द अफेक्टेड फैमिली एंड देयर पोटेंशियल लॉस ऑफ इनकम. Okay. However, the community and state will retain the right to impose a deterrent punishment. अब ऐसा नहीं है कि आप ये कह दो यार मैंने तो किसी को बेरहमी से मार दिया या रेप कर दिया और बाद में मैंने उसको कंपनसेट कर दिया. नो. उसके बाद भी कम्युनिटी या फिर स्टेट यानी गवर्नमेंट, उसके पास फिर भी ये अधिकार है कि आप कंपनसेट कर दो, उसके बाद भी आपको पनिशमेंट दी जा सकती है ताकि और दूसरे लोग इससे गलत सबक ना सीखें. ओके. सऊदी अरेबिया में जैसे ट्रैफिक रेगुलेशन को लेकर इस तरह के नॉर्म्स हैं. अगर कोई रोड एक्सीडेंट में मर जाता है तो आप ब्लड मनी दे सकते हो. ओके. उसी तरीके से परपिचुएटर शैल बी लाइबल टू ए प्रेजेंट टर्म. अगर उसके बाद गवर्नमेंट पर फिर भी पनिश करना चाहे तो कर सकती है. आप क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने तो पैसे दे दिए उसको. ओके. देन वाइल द पुलिस विल डिटरमिन द गिल्टी कि कौन गिल्टी है, लेकिन शारिया कोर्ट फिक्स करता है कि अमाउंट क्या दिया जाएगा सामने वाले को. ठीक है. ईरान में भी इसी तरह के लॉस हैं, पाकिस्तान में भी इस तरह के लॉस हैं. हमें ये जानना है क्या इंडिया में इस तरह की कोई प्रैक्टिसेस हैं. तो द थिंग इज़ कि इंडिया में जस्ट अ सेकेंड, इंडिया में इस तरह की कोई फॉर्मल लीगल सिस्टम में तो नहीं है. ठीक है. लेकिन यहाँ पे नेगोशिएशन का एक स्कोप आता है जहाँ पर प्ली बार्गेनिंग अलाउ की जाती है कि मैं गिल्टी प्ली कर सकता हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांग सकता हूँ, साथ में आपको कंपेंसेट कर सकता हूँ. लेकिन वो छोटे मोटे इश्यूज़ में ठीक है. ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े क्राइम में भी हम इस तरह की चीज़ें अलाउ करते हैं. नो. दो दी कंसेप्ट कैन नॉट बी डायरेक्टली इक्वेटेड विद द ब्लड मनी. ठीक है. हमारे यहाँ प्ली बार्गेनिंग का प्रोविजन है बट उसको हम ब्लड मनी नहीं कह सकते. यहाँ पे डिफेंडेंट मे प्लीड गिल्टी फॉर वन ऑफ द सेवरल चार्जेस और लेस सीवियर चार्जेस इन रिटर्न फॉर ए डिसमिसल ऑफ अदर चार्जेस. ठीक है. मैं ये कह सकता हूँ कि मुझ पे सपोज 5 चार्जेस लगे हुए हैं तो मैं उसमें अपनी गलती मान सकता हूँ, माफ़ी मांग सकता हूँ और फिर मेरी पनिशमेंट जो कि थोड़ी सी लिबरल हो जाएगी कि 2-3 चार्जेस ड्रॉप कर दिए जाएंगे. इस तरह की चीज़ें. द प्ली बार्गेनिंग कैन बी टेकन अप ओनली फॉर ऑफेंसेज दैट आर पीनलाइज्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ लेस दैन 7 years.
इट कैन नॉट बी इन्वोक्ड इफ द अक्यूज्ड हैज़ बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड फॉर द सिमिलर ऑफेंस। ओके, जैसे लड़की को छेड़ दिया अगर किसी ने और फिर आपने माफ़ी मांग ली, तो ऐसा नहीं है कि हर बार आप इसी तरह की चीज़ें करते रहोगे और फिर माफ़ी मांगते रहोगे। ठीक है, अगर आपको पहले भी इसके लिए कन्विक्ट हो चुके हो और दोबारा आप वही हरकत करके आए हो तो फिर कोई प्ली बार्गेनिंग नहीं होगी। Besides, the provision is not available for crime against women or children aged below 14, heinous crimes such as murder or rape, or offences involving socio-economic condition including the civil right. आपने चोरी वोरी कर ली है, फिर आपने गलती से अपनी माफ़ी मांग ली वगैरह वगैरह, तो ठीक है। ये नहीं कि आपने रेप मर्डर जैसी चीज़ें कर दी आप कहोगे प्ली बार्गेनिंग। Moreover, the accused has the voluntarily come forward to plead guilty and must not be coerced. ऐसे कोई ज़बरदस्ती ना आया हो बल्कि अपनी मर्जी से आया हो। The plea bargaining may also allow for the victim to receive compensation under clause section 265E. ओके, सो ये ब्लड मनी क्या है? ये हमारी कोई एक इंडियन है, इन्होंने अपने पार्टनर बिजनेस पार्टनर का मर्डर कर दिया था आई थिंक यमन में, तो उसके रिस्पेक्ट में ये न्यूज़ में आया था। ओके, बाकी यहाँ पे ये सब बोल बच्चन वाली बातें, इनमें कुछ ऐसा काम का नहीं है। ठीक है, ये रूल्स वगैरह पे कंपनीज बातें करती रहती हैं, बट जब आएंगे तब देख लेंगे। बाकी मैंने आपको रूल्स तो बता ही दिए हैं कि क्या चेंजेस किए जाएंगे। यूएस इंपोर्टर्स रश इन गुड्स फ्रॉम चाइना एज ट्रम्प टैरिफ थ्रेट लूम्स। 2-3 दिन और बचे हैं बस इसके आने में। तो यूएस के जो इंपोर्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि गुड्स जो गुड्स हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं जल्दी से लेके स्टॉक कर लो, क्योंकि सामने वाला आएगा ट्रम्प, फिर वो कुछ उस पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएगा और फिर चाइना से आने वाला गुड्स महंगा हो जाएगा। बट उसके बाद भी ये जो कंपनीज होती हैं वो ऐसे ही सेल करती हैं इसको कि नहीं नहीं गुड्स महंगे हो गए हैं चाइना से आने वाले, तो हम महंगा बेच रहे हैं, जबकि वो स्टॉक करके रखेंगे अगले 5-6 महीने का, बट बेचेंगे उसी रेट पे जो करंट चलेंगे। ओके, खालिदा जिया को एक्विट कर दिया है बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब ये कंटेस्ट कर सकती है इलेक्शन एंड शी इज़ वेरी मच एंटी इंडिया। सो इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स तो बढ़ेंगी इस साल, अच्छी खासी बढ़ेंगी, उसके खुद के नेबरहुड में बहुत प्रॉब्लम्स पड़ेंगी। यूनाइटेड नेशन रिलीफ एजेंसी, यहाँ पे द यूएन्स पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी एजेंसी will continue to distribute aid in Palestinian territories despite an Israeli ban due to implemented। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसराइल ने इन पे बैन तो लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी इनका कहना है कि हम वर्क करते रहेंगे। द इजरायली लॉ मेकर्स हैव पास लॉज टू बार द यूएन एजेंसी फ्रॉम ऑपरेटिंग इन इसराइल एंड ईस्ट जेरूसलम। बाकी सब स्पोर्ट्स न्यूज़ है। ओके, सो नथिंग इम्पॉर्टेंट। बाकी अब मैंने आपके साथ हमने अपनी जो रिवीजन सीरीज़ है उसको थोड़ा फास्ट किया है। ओके, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड पॉलिटी। ठीक है, ये तीनों सीरीज़ पेड रहेंगी, बाकी की जो हैं वो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन यही दो सबसे क्रूशियल है, क्योंकि इन पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो काफ़ी इन बिटवीन द लाइन से आते हैं न्यूज़ आर्टिकल से। ओके, सो डू जॉइन दीज रिवीजन मॉड्यूल्स, आप सेपरेटली भी ले सकते हैं इसको। Okay, so that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.